नमस्कार, मेरा नाम मनोज पाल है और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, सरदार सतनाम सिंह हंसपाल हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे बातचीत करेंगे। बात अगर उनके राजनीतिक कैरियर की करें, वो जनता दल से अपनी राजनीतिक कैरियर की उन्होंने शुरुआत की थी। पहला चुनाव एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सोमांश प्रकाश को मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा से लड़ाया था और उनको विजय भी दिलाई थी। और अगर हम सतनाम सिंह की बात करें तो बड़ी करीबी से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं। मुनव्वर हसन वर्तमान में इस दुनिया में नहीं है और उनके दाएं हाथ के रूप में उन्होंने काम किया है। मीडिया को बड़ी अच्छी तरीके से वो जानते थे, सूझबूझ के साथ में वो मीडिया के साथ काम करते थे, मीडिया के साथ रहते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की उनके पास जिम्मेदारियां रही है। वो एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मुलायम सिंह के साथ भी उन्होंने काम किया है और वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी को ही अपना आदर्श मानते हैं, समाजवादी पार्टी को ही अपना तन मन और धन समर्पित करते हैं। सरकार द्वारा उनको विभिन्न जिम्मेदारियां भी दी गई है, पिछली सरकार द्वारा, अखिलेश सरकार द्वारा। तो हम बातचीत करेंगे। सतनाम जी, सबसे पहले आपका खोज न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद खोज न्यूज़ का। सतनाम जी, कैसे राजनीति में शुरुआत की? क्योंकि सरदार लोग बाहर से भी बहुत सारी सेवाएं करते हैं, तो राजनीति को क्यों चुना आपने? राजनीति को चुनने का मेन मकसद जो था वो सेवा था कि जनसेवा की जाए। तो जैसे ही हमने इंटर किया, इंटर करने के बाद हम लोग जो है पहला चुनाव सोमांश प्रकाश जी का यहाँ सदर सीट पर और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो होम मिनिस्टर रहे हैं वीपी सिंह सरकार में, और वो दोनों ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे मुजफ्फरनगर सीट से। तो वो विधायक हुए सोमांश प्रकाश जी और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो यहाँ से एमपी बने थे और उसके बाद होम मिनिस्टर बने वीपी सिंह सरकार में। तो तब हमने जो है उनके साथ रह कर के, दिन रात उनके साथ रह कर के और लोगों की समस्याएं सुनी। और फिर उसके बाद कई मरतबा हम लोग जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास जब होम मिनिस्टर बने, लोगों की समस्याएं लेकर के गए, वो हमने समस्याएं दूर की। सोमांश प्रकाश जी से हमारे पारिवारिक संबंध रहे और मैं अगर कहूँ तो हमारे राजनीतिक गुरु जो है वो सोमांश प्रकाश जी हैं। उस समय जनता दल जिलाध्यक्ष होते थे चौधरी हरिराम जी, उनका भी हमें सानिध्य मिला और वो भी हमारे गुरु के रूप में हमारे रहे। फिर मैं सन 90 में शामली चला गया बिजनेस के मामले में, तो वहाँ जाकर के मेरी मुलाकात मुनव्वर हसन से हुई। तो मुनव्वर हसन ने हमारा जो वहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ा, पहला 91 या 2 में पहला चुनाव लड़ा था जनता दल के टिकट पे, और अजीत सिंह भी उस समय साथ में थे, तो वो पहली मर्तबा विजय रहे। और उसके बाद हम ये समझते हैं कि जितने भी चुनाव हुए मुनव्वर हसन के, मैं समझता हूँ कि सभी सदनों को उन्होंने देखा है जब वो जिए हैं। तो सारे चुनाव हम लोग जो है मैनेज करते थे, उनके साथ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में आपने अपनी सेवाएं दी है कार्यकर्ता के रूप में? पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर हो गया, क्योंकि यहाँ से हमारी जन्मस्थली है, सिसोना गांव हमारा पड़ता है। फिर शामली, चूँकि अब अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट था शामली और मुजफ्फरनगर, साथ में लगता हुआ सहारनपुर और आपका बागपत, मेरठ, बिजनौर। इन जिलों में जहाँ भी अपने लोग होते थे वहाँ हम राजनीति में जाकर के उनसे उनकी समस्याएं सुननी, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, तो ये हमारी प्राथमिकता रही। और सेवा भाव तो इंसानियत की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर कोई आदमी इंसान है तो उसे सेवा भाव करनी चाहिए। आज आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, उनके द्वारा जो है, उनकी पूरी टीम के द्वारा जो है डायलिसिस का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जो बिल्कुल फ्री, जिसका कोई कैश काउंटर नहीं है, और आज 101 बेड वहाँ डायलिसिस के लिए तैयार है, 24 घंटे सेवाओं के लिए। तो ये एक गुरुओं की बख्शी हुई हमारे पास बख्शीश है कि जितना हो सके जन सेवा का काम करना चाहिए। 3 कृषि बिलों को लेकर चल रहे राकेश टिकैत और किसान यूनियन के धरने में मौजूद है, और जो सरदार है पंजाब से आई हुई जनता ज़्यादातर वहाँ मौजूद है, हरियाणा से मौजूद है, उत्तर प्रदेश से मौजूद है जनता। उनका कहना है कि ये कृषि कानून कतई बर्दाश्त नहीं है, ये पूरी तरीके से जनता को ठगने वाले हैं, किसान को ठग लेंगे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मोटा मोटा सा मुझे जानकारी है कि कृषि कानून जो है ये 3 जो
केंद्र सरकार लाई है, ये पूरी तरीके से अगर इनमें देखा जाए तो 3 त्रुटियां जो मोटी मोटी सी सामने आती हैं। एक तो नो लिमिट, पहले स्टॉक की लिमिट होती थी कि इतना गेहूं, इतना अनाज, इतना दाल, इतनी चावल आप स्टॉक कर सकते हैं, कोई भी व्यापारी या कोई भी आदमी जो है या कोई भी किसान स्टॉक कर सकता है। लेकिन अब सरकार ने नो लिमिट कर दी है, कितना भी स्टॉक आप कर सकते हैं। और दूसरा उसके अंदर जो किया है कि अगर एक दाल की कीमत 100 रुपये है तो आप उसी वित्तीय वर्ष के अंदर उसे 100% तक उसका रेट इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि बहुत गलत है। आज संघर्ष कर रहा है किसान, और किसानों में मैं कहता हूं कि सिख नहीं, सभी लोग, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे गुजर हैं, चाहे त्यागी हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे पाल हैं, चाहे 36 की 36 बिरादरी आज संघर्ष कर रही हैं। और अगर इसका इफेक्ट ये लागू हो गया या जैसे पास कर दिया गया है और सरकार अगर नहीं मानती है तो आम जनमानस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। आज सिर्फ किसान संघर्ष कर रहा है और हम किसानों को समर्थन करते हैं इस मुद्दे पर कि वो सही हैं बिल्कुल अपनी जगह। ये कृषि कानून वापस होने चाहिए और दोबारा से अगर कृषि कानून बनाने हैं तो उसमें संशोधन करके जो भी उसमें हो सकता है त्रुटियां दूर करके वो बनाए जाए। देश के प्रधानमंत्री ने भी किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, आंदोलन को आंदोलन जीवी कहा है, परजीवी कहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। किसानों को आतंकवादी कहा गया है, किसानों को उग्रवादी कहा गया है, किसानों को भेड़िया कहा गया है, खालिस्तानी कहा गया है और पाकिस्तानी कहा गया है। मैं कहता हूँ कि अगर ये किसान इतने नामों से आप इन्हें नवाज रहे हैं तो इन किसानों की बदौलत ही आज केंद्र में जो सरकार चल रही है, इन किसानों की बदौलत है। मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर 65% के करीब किसान हैं और मेरा मानना यह है कि अब की बार किसानों ने भाजपा सरकार को समर्थन दिया था, भाजपा सरकार को वोट दिया, तब वो केंद्र और प्रदेश में सरकार आई है। तो इस तरीके के नामों से अगर वो नवाज रहे हैं तो समय बताएगा कि ये लोग जो है कितने देशभक्त हैं किसान जो है। और आज आपको देख ही रहे हैं, जिन सिखों को, मैं सिखों की बात कर रहा हूँ, जिन सिखों को ये कहा गया उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, उन्होंने कितनी लॉकडाउन में सेवा की है, चाहे वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे कहीं भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में। और आज वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 डायलिसिस का जो हॉस्पिटल है वो दिल्ली के अंदर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा, उनके अध्यक्ष है मनजिंदर सिंह सिरसा ने बिल्कुल वो ओपन कराया है सबके सहयोग से। और उसमें कैश काउंटर नहीं है, आप कोई भी आदमी किसी भी बिरादरी का जाए, ना कोई आधार कार्ड की जरूरत है वहाँ पर, ना आपको कुछ बताने की जरूरत है, सिर्फ आप जाएं। अगर आपको डायलिसिस से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ आपका इलाज होगा, खाना मुफ्त मिलेगा, पूरी व्यवस्था आपको वहाँ दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उन लोगों के लिए जो आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी बताते थे। तो हम लोग जो है यही कहेंगे कि इंसानियत की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है और वो करनी चाहिए। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम देश में 100 रुपये से भी ज़्यादा हो चुके हैं और गैस सिलेंडर के भी रेट दिनों दिन बढ़े हैं, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यही सरकार जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 100 कुछ रुपये पर बैरल, यानी कि 140 हो या 45 हो या 38 हो, मैक्सिमम जो रेट थे वो 80 रुपये पेट्रोल के गए हैं। और आज मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पर बैरल 60 रुपये रेट हैं और आज आप 100 रुपये प्लस जो है रेट पेट्रोल के जा रहे हैं। सरकार में वित्त मंत्री का कहना यह है कि ये पेट्रोल डीजल के रेट जो है ये हमारे हाथ में नहीं होते हैं, कंपनियों के हाथ में है। तो क्या पहले जो सरकार थी उनके टाइम में क्यों नहीं इतने रेट बढ़े? अगर आज 60 रुपये लीटर, 60 रुपये पर बैरल पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत है और उस समय 140 रुपये थी, तो क्या उस समय 200-300 रुपये नहीं पेट्रोल के लिए रेट होने चाहिए थे? लेकिन उन्होंने स्थिर रखे, कंपनियों को पर उनका पूरा इंटरफेयर था। और आज
यहाँ गैस सिलेंडर आप देख लीजिए, जो गैस सिलेंडर दूसरी सरकारों में 450 रुपये मैक्सिमम 435 रुपये होता था, आज पता भी नहीं लगा और आज जो है 800 कुछ रुपये सिलेंडर हो गया है। सरकार के कुछ नुमाइंदों की तरफ से ये कहा जाता है और कुछ जो उनके समर्थक और कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं कि ये मनमोहन सिंह की देन है इतना रेट बढ़ना पेट्रोल डीजल का। नहीं, मनमोहन सिंह की देन कैसे? मनमोहन सिंह ने तो जिस टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे सुधर रखी उन्होंने, और आप आज उन पे मनमोहन सिंह जी पे आरोप लगाएं तो ये हमारी सोच से परे हैं। अब वित्त मंत्री पेट्रोल और डीजल के बारे में कहती हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं है, कंपनियों के हाथ में है। तो ऐसे ही कृषि कानून की आपने बात पूछी मेरे से, तो कृषि कानून में भी कल अगर ये लागू कर देते हैं तो वित्त मंत्री कहेंगे, सरकार कहेगी कि अब ये हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर आम आदमी या जो किसान है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि रेट तो वो बढ़ाएंगे, रेट तो उनके हाथ में आ जाना है। तो इसलिए मतलब कहने का जो है कृषि कानून का जो किसान विरोध कर रहे हैं, मैं पूरा समर्थन करता हूँ उनका। सतराम जी, जो आज की राजनीतिक पृष्ठभूमि है और आपने बड़ी बारीकी से पुरानी राजनीति को देखा है, 90 के दशक को आपने देखा है, जाना है और पहचाना है, लगभग 11 साल उस दौर में आप राजनीति के रहे हैं, तो अच्छे से राजनीति को समझते हैं। उस राजनीतिक दौर को और इस राजनीतिक दौर को आप कैसे देखते हैं? उस दौर में राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता होती थी वो कुछ समय के लिए होती थी, जैसे वोट पड़े और उसके बाद प्रतिद्वंद्विता खत्म हो जाती थी। लेकिन आज जो लीडर हैं वो तो फिर भी आपस में मिलके बैठ जाते हैं, लेकिन समर्थक जो है लाइन खींच लेते हैं, जो कि देश के लिए, प्रदेश के लिए हितकारी नहीं है। क्योंकि एक जब कोई खेल होता है, पहलवान दो लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है, तो हमें उसमें बिल्कुल भी अपने मन के अंदर ये नहीं रखना चाहिए कि उसके साथ हम बोलना बंद कर दें या उसके साथ लकीर खींच ले कि नहीं होगा। पहले 90 के दशक में जो राजनीति होती थी वो घंटे 2 घंटे की लड़ाई होती थी। लड़ाई से मतलब वोट डले और उसके बाद सब लोग आपस में गले मिलते थे। मेरे खूब ध्यान है, जब मैं शामली में बूथों पर रहता था तो पंजाबी कॉलोनी के अंदर पंजाबी समाज, मैं कहना चाहूँगा कि वो बीजेपी को सपोर्ट करता था और मैं बीजेपी के विरोध में मुनव्वर हसन को सपोर्ट करते थे। तो हम लोग जो है बूथों पे गलत वोटिंग नहीं होने देते थे, ना कोई गलत काम होने देते थे। तो जब वोटिंग हो जाती थी तो हम आपस में बड़े प्यार से मिलकर बैठ के खाना भी खाना, आपस में मिलना भी, तो कोई प्रतिद्वंद्विता हमारे बीच में नहीं थी। लेकिन आज जो है राजनीति परिदृश्य ये हो गया है कि अगर कोई समर्थक है तो वो आपस में लड़ते भी हैं, और लड़ते यहाँ तक हैं कि खून खच्चर भी होता है, जो नहीं होना चाहिए। हम सब जो है आपस में भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं, तो किसी के साथ कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। तो मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में चुनाव आ रहे हैं तो आप लोग जो है बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्विता ना रखें। आप हो सकता है सपोर्टर कांग्रेस के हों, हो सकता है बीजेपी के हों, हो सकता है लोकदल के हों, हो सकता है आप समाजवादी पार्टी के हों, तो आप समर्थक रहें, तब तक रहें जब तक जो है वोट पड़ते हैं। उसके बाद आप सब आपस में भाई हैं और इसी तरीके से आप जो है प्रेम भाव रखें। आपको बात अगर राजनीतिक में पदों की करें तो आपके पास कौन कौन सी जिम्मेदारियां रही है, कौन कौन से पदों से आपको नवाजा गया है? मैं समाजवादी पार्टी में कैराना विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ और उसके बाद मुनव्वर हसन जो है पार्टी छोड़ करके अपना बसपा में भी गए, तो बसपा में हम लोग रहे, सक्रिय राजनीति में रहे उनके साथ। फिर लोकदल में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके साथ रहे। और अभी हाल ही में पिछली सरकार में, अखिलेश सरकार में बलवंत सिंह रामूवालिया कारागार मिनिस्टर थे, तो शासन से मुझे जेल विजिटर उत्तर प्रदेश शासन नियुक्त किया गया। तो वो भी जिम्मेदारी मैंने जो है निभाई, जेल में कैदियों की व्यवस्था देखनी, खाने की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था, वो हम लोग जो है देखते थे। जितनी भी हो सकी हम लोगों ने जनसेवा के कार्य किए हैं। क्या लग रहा है कि 2022 में आप साइकिल की सवारी कर पाएंगे? जैसे इस समय माहौल चल रहा है तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो है
प्रदेश के अंदर 22 के अंदर, क्योंकि पहले 22 के चुनाव होने हैं, उसके बाद मतलब कहने का जो है केंद्र के चुनाव आएंगे, तो 22 में अब की बार जो है ये अखिलेश सरकार वापसी आ रही है, क्योंकि वही जनहित की सरकार है, वो सबको साथ लेने वाली सरकार है, तो मुझे पूरी संभावना है वो आएगी। क्या सतनाम सिंह कोई चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? अगर उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है और आदेश मिलता है कि वो चुनाव लड़े, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का जो भी डिसीजन होगा वो बिल्कुल मान्य होगा, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और अगर कहीं विधायकी या एमपी लड़ने की कहीं बात आती है तो मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ, और अब लड़े या आगे लड़े वो परमात्मा के हाथ में है, पार्टी के हाथ में है। तो हम लोग जो है कोई भी एमपी या एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये थे हमारे साथ सतनाम सिंह, हमने उनसे बातचीत की, बड़ी बेबाकी से उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। तो सतनाम जी, आपका अंत में बहुत बहुत धन्यवाद खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मनोज पाल जी, आपका और भाई कैमरे पे जो बैठे हैं उनका और पूरी टीम खोजी न्यूज़ का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वैसे तो मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे इस लायक समझा कि वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, तो मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।